मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वजीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं जरदारी खानदान और नवाज शरीफ की खानदान की सियासत नहीं देखता। बहुत सारे केसेस पाइपलाइनों में हैं जी, चीखें ना मारें, मुकाबला करें। पीसना जो मेरे बारे में बातें कर रहा है, आए टीवी पे किस मनाजरे पे आना है खाकान अब्बासी साहब। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। नवाज शरीफ से 1000 गुना ज्यादा सीरियस केस है आसफ जरदारी के खिलाफ। मुराद अली शाह को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म है तो इस्तीफा दो। 30 मार्च से पहले कहता हूँ झाड़ू फिरने वाला थोड़ा सा झाड़ू बंदा है, ऐसी थोड़ी सी फनकार मारी है जैसे पीर नहीं मारते, तिश तिश करके। खुर्शीद शाह साहब की चीखें भी बता रही हैं उसकी भी डेट फिक्स होने वाली है। मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं जो कि हमारे बहुत पुराने गेस्ट हैं। हमने 1-on-1 का सिलसिला इनके साथ शुरू किया था। आज चैनलों की लाइन लगी रहती है इनसे 1-on-1 इंटरव्यू करने के लिए। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब एक कलीदी इनका रोल रहा है खान साहब की सियासत के हवाले से, कैबिनेट के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर और मिनिस्टर हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी नवाज। शेख साहब आपका तजर्बा है, आप हमेशा ये कहते भी हैं कि हर केस के पीछे एक फेस होता है, एक स्टोरी होती है, एक बैक स्टोरी होती है। मैं अगर ये देखूं कि इस वक्त जो पहले 100 दिन आपकी हुकूमत के गुजरे हैं वहाँ पे ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा कि करप्शन है। अगर कोई तनकीद हुई है तो वो ये हुई है कि शायद वो तजर्बा नहीं है, वो आके अक्लामेटाइज अभी भी हो रहे हैं। लेकिन आप सर सबसे तजर्बाकार आवाज़ हैं, मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट में। थोड़ा सा सर पहले 100 दिन का बताएं कि ये जो आपकी हुकूमत है इसमें जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात होती है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई मिनिस्टर नहीं है। थोड़ा सा समझाएं सर ये पहले 100 दिन में एक्सपीरियंस के हवाले से जो है वो हुकूमत को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेश आई हैं। देखें, बेली तो प्रॉब्लम इकॉनमी का है। चोरों ने, लुटेरों ने, डाकुओं ने इस तरह नोचा हुआ था, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। और मेन एंड ओनली वन प्रॉब्लम इज़ द क्राइसिस ऑफ द इकॉनमी एंड दैट इज़ द मदर ऑफ द प्रॉब्लम। बाकी सब मिनिस्टरों ने अपने ताई जितना जितना वो कोशिश कर सकते थे, जिसके पास जितना जितना एक्सपीरियंस था उसने डिलीवर किया है। और मैं तो मैंने तो कौम से पहले दिन कहा था कि मैं 1 साल वाला हूँ जी, मैं 100 दिन वाला नहीं हूँ। लेकिन 100 दिन में भी हमने 20 ट्रेनें चलाई हैं जी, और फ्रेट ट्रेनें हमने 8 से 10 की हैं। इंशाल्लाह इस साल में 20 करेंगे, 15 हमारा टारगेट है, लेकिन हमने रेलवे को 20 दिया। और 20 ट्रेनें इंशाल्लाह इस साल में चलाएंगे और 10 ट्रेनें पहले 6 महीने में, क्या मार्च से पहले इंशाल्लाह 10 ट्रेनें चलाएंगे जी। और अब अगर हम मईशत की बात कर सकें, हम मईशत की बात कम करेंगे। और जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने इन मामलात को संभाला है, एटलीस्ट परसेप्शन वाइज उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि आप किंग हैं परसेप्शन के। जिस तरह आप लोगों पे बावर होते हैं, कॉन्फिडेंस उनको दिलाते हैं, जिस तरह आप बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हमने देखा असद उमर साहब इंतहाई पढ़े लिखे आदमी, तजर्बेकार आदमी, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जब वो मिनिस्टर के तौर पे सामने आए तो बावजूद इसके कि उनकी एक शख्सियत है, बोलना भी उन्हें आता है, उस तरह कॉन्फिडेंस नहीं आवाम को दे सके कि भाई ठीक है मसाइल बहुत हैं लेकिन वी नो व्हाट वी आर डूइंग, कि मुझे पता है करना क्या, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, हम IMF के पास यहाँ जाएंगे, हम सऊदी अरब से ये लेंगे, हम टर्की से ये लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं जो है वो लोगों को दे पाए। मैं अगेन अभी निटी ग्रिटी की बात नहीं कर रहा, बेइंतहा मसाइल है मैं मानता हूँ, बट उनकी जो एक पॉस्चरिंग रही है आवाम के सामने उसमें थोड़ा सा इशू नज़र आया। देखें, सर मंडवाते ही ओले पड़े। 100 दिन अभी पूरे हुए थे, हम 100 दिन का जश्न मना रहे थे, तो सुबह डॉलर जो है 132-33 का हो गया, तो हमें अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला और डॉलर हमारे हाथ से निकल गया। और कैसे निकल गया, क्यों निकल गया, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ असद उमर के साथ, और अगर कौम मेरी बात सुन रही है तो यकीनन वो बड़ी मेहनत करता है। अब उस शख्स का किस्मत ऐसी है, जब वो आया तो खसारा इतना है, पावर वालों ये शेख साहब कथा कलामी की माजरत, मैं इशू मेरा सिर्फ ये है कि ठीक है हम निटी-ग्रिटी में हम नहीं जाएंगे, इवन डिटेल में, मुझे भी मईशत का इतना नहीं पता, आपको शायद पता हो, लेकिन
मेरा कहना यह है कि जब इश्यूज़ होते हैं तो आके एक एतमाद के साथ जब फाइनेंस मिनिस्टर बताता है कि भाई ये 1 2 3 बुनियादी मसले, इनको मैं टोटली समझता हूँ, इनका हल मेरे पास है, इसके लिए हम ये इकदाम उठाएंगे, ये 3-4 चीज़ें हमने करनी है, आपने साथ चलना है, आप एतमाद हम पे करें, हमें आप पे है, ये हम मसला हल करेंगे, कोई इशू नहीं। वो एक जो होता है ना, जिस तरह आप बात करते हैं और लोग सुनते हैं समझते हैं, उस तरह नज़र नहीं आया। देखें, असम्बली में तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, लेकिन पब्लिकली जब वो बाहर जा रहे थे उन्होंने एक वीडियो क्लिप दे दी, वहाँ उनको इंटरव्यू देना चाहिए था। बुनियादी तौर पर 3 वजारतें अहम होती हैं किसी सियासत में, इंफॉर्मेशन, फिनांस एंड इंटीरियर। ये 3 मिनिस्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जिनको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, और उसमें मैं समझता हूँ कि लोग महंगाई के हाथों, लोग जो है बेरोज़गारी के हाथों, और लोग ये फूड डिपार्टमेंट के हाथों बहुत सख्त तंग हैं। मैं तो वज़ीर आज़म साहब को बताता रहता हूँ, ये उनकी मेहरबानी है, वो मेरी बात सुनते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अभी शायद महीना, 2 महीने, 3 महीने हम पे और बोझ हो, और ये महंगाई भी बढ़े, और गोश्त सब्जियों की कीमत कम हुई है, और फ्रूट मैं ख़ुद भी नहीं खाता, गरीब भी नहीं खाता, तो इसलिए मैं उसका हवाला नहीं देना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि जी जो रिलीफ मिलना चाहिए था आम आदमी को, वो हम नहीं दे सके। अच्छा, ये हमारी किस्मत है सर कि हम आपके साथ मौजूद हैं जिन्होंने इतने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि थोड़ा सा हम अगर कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो मेहनत पे इमरान खान नंबर 1, हैंड्स ऑन इमरान खान आप कहते हैं नंबर 1, और सुना है वो टेक्स्ट का भी जवाब आधे घंटे में आ जाता है, और हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके ख्याल से सर मुशर्रफ साहब का आपका जो तजर्बा है वो भी तवील था, उनसे ज़रा अगर हम कंपैरिजन कर सकें, मुशर्रफ साहब हैंड्स ऑन थे, इंटरेस्ट लेते थे, सुनते थे चीज़ों में, इश्यूज़ को समझते थे? फौजी जो होता है जी, वो 90% जो है वो अपने फैसले जो है वो उसमें 5 या 10% फाइलें मेरे ख्याल में जनरल हामिद जो है, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद मुशर्रफ के पास भेजते थे, और 90% फाइलें जो हैं वो नीचे ही फैसला हो जाती हैं। इमरान खान हर चीज़ को ख़ुद देखता है, हालांकि मेरी ख़ुद ये राय है कि वो बहुत ज़्यादा मीटिंगें होल्ड करता है, शायद इतनी ज़रूरत भी ना हो जितनी वो होल्ड करता है। लेकिन आपने मुशर्रफ का मुआज़ना किया, गुड पॉइंट सर, कि डेलीगेट यानी करने की उनकी आदत इतनी नहीं है, वो हर काम खुद करने में बिलीव करते हैं, वो भी एक मैनेजरियल मसला है। लेकिन ये मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो छोटे छोटे मसले बाज़ आते हैं, तो मैं ये उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये मसले आपके देखने वाले नहीं हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है कि उसके पास ऐसी टीम है जिसमें बाज़ लोग पहली दफ़ा वज़ीर बने हैं, सो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो इमरान खान जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सारे कामों को मोस्टली खुद देखते हैं। सर इमरान खान साहब ऑटोनॉमी कितनी देते हैं आपको? जिस तरह आप अगर मिनिस्टर हैं, आपका तो तजर्बा उनसे भी बहुत ज़्यादा है, तो कितने हद तक ऑटोनॉमी वो अपने मिनिस्टर्स को देते हैं कि उनके फैसलों पे मान जाएं, भरोसा करें वगैरह? देखें, जिनका तो उनको एतमाद है कि ये ठीक वज़ीर हैं, वो उनसे सेटिस्फाई हैं, और उनको ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर होता है तो सब उसके कई कान होते हैं, और जिनका नहीं है उसमें वो अक्सर व बेशतर हर दूसरे दिन बाज़ मीटिंग्स में, 2-3 मीटिंग्स में मुझे भी बुलाते हैं, तो कई मीटिंग्स को हफ्ते में वो 3-4 बात देखते हैं और ख़ुद उसको हेड करते हैं। अच्छा खान साहब, सर उस तरह के आदमी हैं जो कहते हैं इंसान हारता जब ही है जब हार मान ले और एंड तक हर चीज़ को फाइट करते हैं। PSC का सर जब हेड बनाना था कमेटी का, तो ये एक तवील अरसे तक बात चली, लेकिन एवेंचुअली जो है शहबाज शरीफ साहब बने, आपने उस पर बेइंतहा तनकीद भी की। आपके ख्याल से खान साहब जो है वो इस बात पे क्यों मान गए, जबकि बकौल आपके जो है ये ऐसा ही है कि जैसे बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए रख दिया? बड़ा मुश्किल सवाल किया है, मेरी ज़िंदगी का एक मुश्किल तरीन सवाल है। सुबह तक तो ठीक था सारा मसला, सुबह की जो मीटिंग होती है उसमें ब्रेकफास्ट मीटिंग में मैं शामिल होता हूँ, ब्रेकफास्ट मीटिंग में सब मामला ठीक था, लेकिन जो डिनर टाइम आया तो उसमें ये फ़ैसला बदल गया, और मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ हूँ और मैं नहीं मान रहा, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। सर आप तो जा रहे हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकलिटी है कि जब असेंबली आपकी हो और आप लीडर ऑफ द हाउस हों, और फिर वो काम ना कर रही हो क्योंकि कमेटियां ना बनी हो, कानून साजी तक की तरफ बात ना जा रही हो, और बिल्कुल नकारा होकर अगर रह जाती है असेंबली, तो वो भी एक इशू था ना, क्योंकि अड़ गई थी इस पे अपोजिशन। तो एक प्रैक्टिकल फैसला तो था ना सर ये? देखें, प्रैक्टिकल फैसला ये हो सकता था कि वो मजबूर हो जाएं कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए था शहबाज शरीफ।
उस पर खुद इतने केसेस हैं। सर ये लेकिन कोई कानून, नवाज कोई शरीफ कानून की नहीं। चीजों पे तो नहीं देखेंगे ना, सर वो तो कोई इतना मसला कानून क्या नहीं है, ये कहते ही हैं। देखे ना, ये कहने की बातें हैं। वो फ्लैग, ही इज ए फेडरल मिनिस्टर, जहां सारे फेडरल मिनिस्टर रहते हैं उसी कॉलोनी में वो चोर रहते हैं। वो फ्लैग सर अभी ओरिएंटेड चोरी शहबाज शरीफ की तो साबित नहीं हुई है ना अभी। मेरा मतलब वो चोरी के केस के इमोरल 62 63 जो है, उसमें मोरालिटी बड़ा अहम सब्जेक्ट है कि उस पे उसके उसकी मोरालिटी जो है वो भी नीट एंड क्लीन हो। उस पे इस किस्म के एलिगेशन है कि वो इन चीज़ों में मुलव्वस पाए गए हैं, नहीं पाए गए, या वो बरी होते हैं, या वो उन पे झूठे मुकदमे, ये बात की बात है। ये नहीं हो सकता कि वो पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बने। सर लेकिन अगर ये जुर्म साबित अभी नहीं हुआ है और ना अहल भी वो अभी नहीं हुए हैं, तो आप जरूरी नहीं। कोई आदमी, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, मुझे बता दे कि ऐसा शख्स पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन सर जिसको आप ऐसा शख्स कह रहे हैं वो इस वक्त तक कम से कम जो है वो ना अहल है और ना वो मुजरिम है। तो रेपुटेशन, जी रेपुटेशन, उसकी मॉरलिटी, इमोरल एक आदमी जिस पे सर अगर इमोरल, तो वो देखें हो या ना हो, मैं उसकी नहीं बात कर रहा, लेकिन अब वोट उन्होंने भी लिए हैं, ऑपोजिशन की अच्छी खासी सीटें हैं, वो खुद भी सीट जीते हैं। तो अब ये हम चलें, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें, इंसाफ पे मबनी फैसला आ जाएगा। तो आप सर अब जाके इनकी अहलियत 62-63 के अंडर चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? मैं 62-63 के अंडर ही उनका लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं चैलेंज करने जा रहा, ये राइट है मेंबर्स का। नहीं सर, लेकिन 62-63 में अगर वो हटेंगे तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन से भी हटेंगे, पीएमएल की सदारत से भी हटेंगे, हर चीज से हटेंगे फिर तो। मुझे पता है, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, मैं जो आपको अब सारा केस नहीं आपके सामने डिफाइन कर सकता। अच्छा शेख साहब ये जो आपकी बात है ना कि ये शहबाज शरीफ ना हो, तो क्या आपका ये भी कहना है कि पीएमएल नून से ही कोई ना हो या कोई और तो कम से कम बकौल आपके हो सकता था? देखिए, ना पीएमएल नून में ना पीपल्स पार्टी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जिन पे कोई चार्जेस नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। इसका मतलब है कि इनके अलावा इस मुल्क में है ही कोई नहीं है। ये अंधों की नगरी है कि यहाँ कोई आंखों वाला है ही नहीं। सर आज ही आपने एक बड़ा इंकशाफ किया कि जो खाकान अब्बासी साहब हैं जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से पीएमएल नून के शायद वाहिद लीडर हों जो फ्रंट फुट पे अभी तक खेल रहे हैं, आपका इंकशाफ है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह मैं आपका नहीं कह रहा, अब नहीं कह रहा, मैं एक उस वक्त कह रहा हूं जब मैंने LNG का केस एज ए प्राइम मिनिस्टर लेके गया हूं। देखें, आप उस दिन की मेरी केसेट निकाल लें, उस दिन समा पे उन्होंने कहा एक प्रोग्राम में कि मैं उनको चैलेंज करता हूं। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। आप समा में उनको बुला लें। मैं ये समझता हूं इज ए करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज। जो मैंने जुमले इस्तेमाल किए वो दोहरा रहा हूं। असल में शेख साहब आपकी बातें अगर सारी मान ली जाएं तो फिर तो अपोजिशन में आप चाहते हैं कि कोई हो ही नहीं, या शहबाज शरीफ भी PSC के ना हो, खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, तो फिर तो सर मैंने ये नहीं कहा, सॉरी मैंने ये नहीं कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, ये उसका राइट है। मैंने ये कहा है कि LNG में ये मुलव्वस हैं। 3 करोड़ 85 लाख रुपए पर डे पे इन्होंने LNG के वो क्या होते हैं जो सप्लाई के पंप्स बनते हैं, टर्मिनल सर, टर्मिनल 3 करोड़ 86 लाख रुपए पे दिए हैं पर डे, चाहे इस्तेमाल हो ना हो। इन्होंने अंधी डाली रखी है। सो वेट एंड सी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना, अभी इंक्वायरी स्टेज पे है ना शेख साहब। अभी मेरा सिर्फ सर ये कहना है, कंसर्न एक पाकिस्तानी का ये होगा कि अगर खाकान अब्बासी, मैंने सिर्फ एक केस स्टडी किया है जी। मैं देखो लोकोमोटिव पे नहीं गया हूं, मैं इसके खिलाफ जा रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और नैब में बतौर विटनेस भी जाना पड़ा तो जाऊंगा विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन जब तक आपकी गवाही पे कोई फैसला नहीं आ जाता या कम से कम रेफरेंस तो फाइल हो जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा ना जी, देखे ना, मैं तो ये नहीं कह रहा ना, देखे ना, अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला हुआ है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ये ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इसलिए जरा टाइम लगता है इनके फैसले होने में। सर खाकान अब्बासी साहब को आप बतौर एक लीडर किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमने शरीफ खानदान से हट के ज़्यादा फ्रंट फुट पे लीडरशिप रोल में देखा नहीं है पीएमएल नून में किसी को।
आपके ख्याल से कुछ मुमकिन है कि खाकान अब्बासी साहब का कुछ रोल बनता आपको नज़र आ रहा है, जबकि नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, मरियम नवाज साहिबा सामने नहीं आ रही, तो कुछ आपको नज़र आता है कि इनका कोई रोल बन सकता है PML नून की लीडरशिप में? मैं ये कह चुका हूँ कि रोल ही उनका है, और इसकी वजूहत क्या है इसको मैं ज़ेर बहस नहीं ला सकता। मैं पिंडी के जिस हल्के में रहता हूँ, मैं सारे राब्ते और सारे जाविये और सारे रिश्ते समझता हूँ। सो पाकिस्तान नवाज लीग में अगर किसी का रोल है तो वो खाकान अब्बासी का है मुस्तकबिल में। चलें, आपने बड़ी अगर बात है की। तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो रीज़नेबली कॉम्पिटेंट आदमी भी लगते हैं, कम से कम बनिस्बत हमने जो बहुत सारे हमारे सियासतदान हैं, कुछ वो आप उनसे अग्री करें या ना करें, कुछ काम की बात जो है वो करते हैं, और वो उन्होंने चैलेंज वैसे किया हुआ है आपको, हमें सबको, कि LNG पे कोई भी बात है तो आके उनसे की जाए। अब आगे ज़ाहिर है नैब की इंक्वायरी में क्या निकलता है हमें नहीं पता। आगे सर बढ़ते हैं PML नून की लीडरशिप की तरफ ही रहते हुए, आगे हम पीपल्स पार्टी की और PTI की भी बात करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से सर ख़ास आपका एक इशू चल रहा है और तू मैं चल रही है, और राना सनाउल्लाह साहब कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं आपका उनसे? कोई इशू नहीं चल उन्होंने मैं उसका ना मेरा इशू है। मैं हमेशा नंबर 1 से लड़ता हूँ, और वो चाहता है कि उसको जिसने चाबी दी है, मेरा उसके ख़िलाफ़ इशू है, और वो मैं सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि मैं गलत हूँ तो मुझे तस्लीम होगा, अगर मैं ठीक हूँ तो वो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन नहीं होगा। सर ये PML नून जो पार्टी है जहाँ पे आपकी एक हिस्ट्री भी रही है, वहाँ पे सर कोई आपके ताल्लुकात इस किस्म के अभी भी हैं? कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स तो रह जाती हैं? आपको नज़र आता है सर कि PML नून अगर तो ये शरीफ ख़ानदान से हट के कोई ऐसी पार्टी बन के उभर सकती है कि जहाँ ताउन भी हो सके और ये पार्टी आगे बढ़ सके, या शरीफ ख़ानदान के अलावा वजूद नहीं है इनका? मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी कमाई जो लूट मार की है शरीफ ख़ानदान ने, अब उतनी कमाई को ये बचाने के लिए लगे हैं। वहाँ 2 ही बंदे हैं, एक चौधरी निसार है और एक खाकान है, और ऑफ कोर्स अगर शायद खाकान LNG के केस में उसका कोई फ़ैसला नहीं होता तो नून का मुस्तकबिल उसका है। और चौधरी निसार को मैं कहता रहता था जब टाइम था कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स दी पैसेंजर्स, और वो मेरा मजाक उड़ाता रहा, ये ट्रेन वाला मुझे मशवरे देता है। सो मेरे ख्याल में अगर मुस्तकबिल है तो वहाँ शायद खाकान अब्बासी का ही है। सर ब्रेक की तरफ जाना है, बट चौधरी निसार की क्योंकि आपने बात अब छेड़ ही दी है, तो चौधरी निसार का सर कोई फ्यूचर आपको नज़र आता है PML नून में? कोई वापसी हो सकती है उनकी, क्योंकि वो कहते हैं कि इदारों से टकराव के मैं ख़िलाफ़ था, आज मेरी बात सही साबित हुई है, और नवाज शरीफ साहब को जो बेइंतहा मुश्किलात का सामना है वो इसलिए क्योंकि उनका मशवरा उन्होंने नहीं सुना। तो कोई फ्यूचर हो सकता है सर उनका, या PTI में सही? पता नहीं। कमर जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के बेटे की शादी में मेरी और उनकी सीट कटी थी, 1.5-2 घंटे हमारी गप लगी। इतनी लंबी गप कभी नहीं लगी। मुझे तो अभी वो क्लियर हेडेड नहीं दिखाई दी है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक से वापस आके हम PML नून की लीडरशिप की हमने बात की, और शेख साहब के जो तासुरात हैं, हमने पहले 100 दिन PTI के तजर्बा इनका है और जो तजर्बे के हवाले से मसाइल PTI के नज़र आए उसकी हमने बात की। अब आके वापस हम जो है बात करेंगे जो जरदारी साहब के मसले मसाइल हैं, अपोजिशन की सो कॉल्ड विक्टिमाइजेशन है, और आगे PTI का जो है वो मईशत के बावजूद आगे जो गवर्नेंस अब चलनी है, आगे नज़र आनी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब आपसे यही बात अब कंटिन्यू करते हैं। PML नून की लीडरशिप की तो बात हो गई, अब एक बल्कि बात जो है वो एक अहम बात लेकिन रह गई, और वो जो एक ट्रम्प कार्ड PML नून का समझा जाता है, मरियम नवाज साहिबा जो कि काफ़ी कनेक्ट कर गई थी आवाम के साथ, वो अब पीछे बिल्कुल हटी हुई हैं। आपके ख्याल से सर ये स्ट्रेटिजिक मूव है, क्या आगे जाके वो फिर से उभर सकती हैं? आप मरियम नवाज के सियासी मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? देखें, आप मुझसे जिस मर्जी का पूछ लें, मैं बच्चियों के बारे में नहीं जिक्र करता। अगर कहूँगा तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी। नहीं सर, वो बच्ची तो सिर्फ नहीं है ना, मैं बच्चे ही हैं जी अभी। अब हम इस उम्र तक आखिरी नस्लों तक ही लड़ना है। सो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता अभी उनका केस, इसके फैसले क्या होते हैं। और उन पे तो सर एक ही केस है ना, उन पे तो एक ही केस है।
और आगे अगर नवाज शरीफ साहब लीडर नहीं है तो आपके ख्याल से पीएमएल नून की लीडरशिप उनकी तरफ नहीं जाएगी क्या? मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडरशिप इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा, और जल्दी नहीं, अंदर की 4 साल में भी एक सियासत है। जी जी बिल्कुल है, मालूम नहीं मुझे, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं। लेकिन देखें ना, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह आवाम से कनेक्ट कर पाई थी, खाकान अब्बासी या ख्वाजा आसिफ और ये लोग जो हैं, इनका वो पुल तो नहीं है ना जलसे जुलूस में जिस तरह ये दिखा पाई थी कि ये किस तरह कनेक्ट कर रही हैं आवाम से, जो इनका वोट को इज्जत दो की मूवमेंट ही। ठीक है, इलेक्शन आगे नहीं उस तरह से गया और बाकी सारी चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन हमने वो खाका जो देखा उसमें खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ और ये सब तो नहीं पूरे उतरते उस मैयार पे जिस पे मरियम नवाज उतरते नजर आई। सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। जो देखें, आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देने का हक हासिल है। मैं 2 दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, मुझे इर्द गिर्द के हालात और मामलात और रिश्तेदारियाँ सब कुछ मालूम है। मैं खाकान अब्बासी को आगे देख रहा हूँ सबसे। सर आपने बात पिंडी की ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने बात की पिंडी की, लेकिन देखें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो थी उनका भी एक बड़ा तल्ख एक हिस्ट्री रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वहाँ भी फिर 1988 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये खारिजुल इम्कान तो नहीं है ना सर कि रिलेशनशिप थोड़ी अडेप्टेबल भी हो जाती हैं, हालात बना देते हैं, किसी को आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते मरियम नवाज को। मैं राइट ऑफ तो नहीं कर रहा। मैंने, आपने मुझसे पूछा कि आप अव्वल नंबर पे किसको देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब 2 और 3 पे आप ये रेले रेस को, अब मुझे नहीं पता कौन आगे निकलेगा। मेरे हिसाब में खाकान अब्बासी, पहला तो भी खाकान, दूसरा भी और तीसरा भी। तो सर ये यानी कि हमजा नवाज की सियासत भी आप फिर वही कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ही देख रहे हैं, एज ए लीडर नहीं देख रहे आप उन्हें? मैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। सर आपने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से तो कहा कि आप बच्चियों की बात नहीं करना चाहते, हालांकि वो अपने तौर पे अपनी हैसियत में उभरी हैं। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को आप किस तरह देखते हैं सर? वो तो कुछ आपकी लव हेट रिलेशनशिप है, कुछ आप शफकत से भी उनका जिक्र करते हैं और समझते हैं कि वो जरदारी साहब के हाथों यूज़ हो रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को आप किस तरह का लीडर देखते हैं आगे का, या कोई मुस्तकबिल उनका देखते हैं ये सारी JIT सारी चीज़ों मुसीबतों के बावजूद? मैं पीपल्स पार्टी की 2 क़यादतें देख रहा हूँ, एक आसफ जरदारी और एक बिलावल भुट्टो। और अगर वो अक्ल और समझ से काम लिया तो वो एक दिन अपने बाप के मुकाबले पे होगा, और जो कुछ ये केसेस हैं उसमें वो आगे ही अपने आप को बड़ा अपने वालिद के साथ उलझ रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक उसका क्लेम ये है कि उसको बग़ैर बतलाए ही उसके साथ ये हुआ है, और वो इस मसले में काफ़ी उलझा हुआ है अपने बाप के साथ। और वहाँ जो पढ़ा लिखा, देखें, आप कहते हैं, अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी, कोई आदमी है जो यहाँ कह रहा है कि भी कायरा के साथ ज़्यादती हो तो लोग कहेंगे जी ज़्यादती है, क्योंकि लोग समझते हैं पॉलिटिकल वर्कर है। चांडियों के साथ कोई ज़्यादती हो तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल वर्कर है। एतजाज़ के साथ हो, खोसे के साथ हो, जब ये लोग सारे माल खाने वाले, माल तोड़ने वाले और गोलगप्पे वालों से अरबों रुपया निकल रहा है और दालचीनी वालों से निकल रहा है और मूंगफली वाले से निकल रहा है, बेल्डिंग वाले से। मैं ये समझूं कि आपका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब तक सियासी तौर पे अलहदा नहीं होते जरदारी साहब से, अलहदा का ज़रूरी नहीं है मतलब कि कोई पार्टी अलहदा हो जाए, लेकिन वो अपने आप को अगर परसेप्शन वाइज अलहदा नहीं करते तो उनका फ्यूचर नहीं है, अलहदा कर जाते हैं तो फ्यूचर है। ये मेरी यही राय है, आपने सही समझा। अच्छा सर, ये पीपल्स पार्टी के भी जैसे 2 रूप नज़र आते हैं, जिसका आपने इशारा किया कि एक तरफ वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और वो पढ़े लिखे और वो इंटेलेक्चुअल तरह के लोग, रज़ा रब्बानी हैं, एतजाज़ एहसन हैं, कायरा साहब हैं, दीगर लोग हमने पंजाब में देखा कि इस तरह के हैं, मुनासिब पार्लियामेंटेरियंस हैं। और सिंध में फिर हम देखते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि जरदारी साहब और जरदारी साहब वाली पीपल्स पार्टी ज़्यादा नज़र आती है। तो क्या ये पंजाब का बस एक फेस है या ये पंजाब के भी जो PPP के लोग हैं इनका कोई से है पीपल्स पार्टी में, या आगे फ्यूचर में कोई रोल है इनका पीपल्स पार्टी में? मैं नहीं देख रहा। अगर बिलावल की सियासत चमकती है तो पंजाब का रोल होगा, फिर एतजाज़ का रोल होगा, कायरा का होगा, रज़ा रब्बानी का होगा, वरना मैं नहीं देख रहा। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ
कि मैंने ज़िंदगी में 2 दफ़ा आसफ जरदारी साहब से रब्ता किया। एक दफ़ा मैंने कायरा के वक्त उसको कहा कि तुम कायरा को वज़ीर आज़म बनाओ। उसने मुझे कहा तेरा दिमाग ठीक है। मैं चुप हो गया कि मैं इसको वज़ीर आज़म, मैंने ज़िंदगी में 2 बातें उससे की, एक कायरा के लिए की, एक और की जो मुनासिब नहीं है। मैं उसके वालिद की डेथ पे उससे अफसोस करने गया। पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मैंने अभी आपके सामने कहा। नून में भी नहीं है, लेकिन लीडरशिप का के ख़िलाफ़ बगावत करने का हौसला या अपने असूलों पे ज़िंदा रहने के लिए पिच से बाहर निकलने का हौसला हर किसी वर्कर में नहीं होता। सर, लीडरशिप की जहाँ तक बात है हमने देखा कि जो बहुत बड़ा बहरान है वो हमने MQM में देखा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद अब आप उन्हें पसंद करें या उनसे नफ़रत करें, एक उनकी ऐसी शख्सियत थी जो ज़ाहिर है कि पार्टी के बहुत हावी थी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक नफीस आदमी हैं और एक आपके मिनिस्टर भी हैं आपकी कैबिनेट के, लेकिन क्या आप देखते हैं MQM का कोई फ्यूचर है या लीडरशिप है, या आप वहाँ पे कुछ देखते हैं कि चीज़ इवॉल्व हो सकती है, या फिर आपके ख्याल से ख़त्म का ही चैप्टर है MQM का? अपनी हैसियत तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उस बूम में और दबदबे में नहीं होगी जिस वक्त किसी वक्त MQM का शेवा था। अब नॉर्मल जैसे साइज़ में होगी, और जो कि अपने आप को सियासी तौर पर भी ज़िंदा रखेगा, लेकिन किसी के लिए थ्रेटनिंग पोजीशन में नहीं होगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने देखा कि रिसेंटली बात सारी वो बढ़ा रहे थे कि सिंध हुकूमत और गवर्नर रूल और ये सब, और अब एक स्टेप बैक ली है। तो क्या सिंध में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो मुक्का की वजह से या जो भी वजह से सिंध और कराची में सियासी तौर पे इंटरेस्ट कभी नहीं लिया। PTI 14 सीटें, मतलब PTI में तो कह सकते हैं वज़ीर आज़म ही खान साहब ना होते अगर कराची का वोट ना पड़ा होता, और आगे सिंध भी अवेलेबल है एक हद तक। ये नहीं कि वो कोई पीपल्स पार्टी से आप छीन लेंगे, लेकिन एक आपका वोट है वहाँ PTI का। तो आपको सर नज़र आता है कि खान साहब जो हैं वो सिंध की सियासत में भी चाहेंगे कि एक रोल जो है वो अगले इलेक्शन से पहले ही हो कुछ? मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने सिंध में मेहनत नहीं की। जितने टूर इमरान खान ने पंजाब में किए हैं, इससे आधे भी सिंध में करता तो सिंध की सियासत बदल चुकी होती। इसका मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ PTI पे कि उन्होंने वैसी वाजबी मेहनत नहीं की जो सिंध की सियासत का तकाजा करती थी। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। और अगर हम देखें तो इस वक्त जो लीडरशिप को इश्यूज़ हैं पीपल्स पार्टी को, तो एक वैक्यूम वहाँ भी बन सकता है। देखें ना, हम सोच नहीं सकता था कोई कि कराची में वैक्यूम ऐसा बन जाएगा और PTI ज़्यादा सीटें ले लेगी MQM से। ये भी हो गया ना। तो यहाँ भी उस हिसाब से ना सही, लेकिन एक बहरान है, तो एक अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल ओपन अप हो रही है रूरल सिंध में भी, PPP की कंस्टिट्यूएंसीज में। इमरान खान को अपनी ज़्यादा तवज्जो सिंध रूरल पर देनी चाहिए, और सिंध रूरल में उसको बहुत रिस्पांस मिलेगा वक्त आने पर। और मैं इमरान खान का मुस्तकबिल सिंध रूरल में देख रहा हूँ। सर, ये बिलावल तो कहते हैं कि अगर आप क्या गवर्नर राज की बात करते हैं, जरदारी साहब चाहें तो आपकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। और क्या हफ्ता उन्होंने कहा था या चुटकी बजाई थी? छोड़े, बच्चा है वो ऐसे ही बस नॉन सीरियस। क्या गवर्नर पे जाना भी नहीं चाहिए था, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वहाँ हम गवर्नमेंट टॉपल करने जाएं या गवर्नर राज लगाएं? ये सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं, नहीं करनी चाहिए थी। जिसने भी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। बहुत सही बात कर रहे हैं, क्योंकि सर सारा फोकस था करप्शन पे और उनकी लीडरशिप पे, वो खामखा हट के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या अपॉर्चुनिज्म की तरफ चला गया। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सर, ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे और अपने आखमेंट में शेख रशीद अहमद साहब से उनके अपने और इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, हमने देखा है, मुस्तकबिल की भी बात अभी करेंगे, बट हमने देखा है कि ये जो एक तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो अपोजिशन कहती है, एहतसाब जो आप कहते हैं, उससे नतीजतन हो लेकिन ये रहा है कि नैब जो है वो भरपूर तरीके से अपोजिशन के लीडरान के पीछे जा रही है। कोई नैब की तनकीद कर दे या नैब से आगे टक्कर ले तो उसके साथ जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई बकौल अपोजिशन होती है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को बहुत ज़्यादा पजीराई आवाम में मिल रही है, लेकिन अगर आगे जाके महंगाई होती है और इस हुकूमत को मसाइल होते हैं
तो फिर ये बातें हो सकता है कि एक सियासी इशू बन जाए और बड़ा इशू बन जाए। तो आगे के सर अगर आपने खुद का आगे महंगाई देखें, अपोजिशन लोग ये चाहते हैं कि करप्ट लोगों को सजा मिले, करप्ट लोगों को सजा मिले, और जो करप्ट जिस तरफ भी हैं, चाहे मैं हूं, मुझे भी सजा मिले। लोगों की ख्वाहिश है कि करप्ट माशरे का जो अंसर है सियासतदान ये साफ हो जाए, ये लोगों की ख्वाहिश है और ये दोनों तरफ के लिए है। मैं अगर एक आधा सवाल और कर सकें तो, वरना मेरी ट्रेन छूट रही है, मुझे जाना है। बस तो लिटरली 4 मिनट रह गए। शेख साहब, आपने ये बात दुरुस्त फरमाई कि अकाउंटेबिलिटी लोग बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ सर वो अपना सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी भी चाहते हैं। अगर आगे महंगाई होती है और इस हुकूमत, देखें दो पर हैं यहाँ, एक पुराना पाकिस्तान ख़त्म करना है, अकाउंटेबिलिटी लोग चाहते हैं, दूसरी तरफ नया पाकिस्तान बनाना है। पुराना ख़त्म करना ज़रूरी है नए बनाने के लिए, बट नया भी बनाना है, सिर्फ पुराना ख़त्म करने से नया नहीं बन जाएगा। तो आगे अगर महंगाई है, आगे अगर हम देखते हैं एक्सपोर्ट अभी भी नहीं बढ़े, अगर हम आगे देखते हैं कि डॉलर डिवैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ती है रुपए की डॉलर के हवाले से, तो सर फिर ये इशू नहीं बन जाएंगे। मतलब परफॉर्मेंस तो आगे चाहिए होगी ना सर। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, अगर हमने परफॉर्म ना किया तो लोग हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, और लोग हमसे पढ़ा लिखा लोग हमारे साथ आए हैं। वो तज्जिया करने के लिए, वो प्रोग्राम देखे बगैर भी उनको नज़र आ जाता है कि कोई परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमने परफॉर्म ना किया तो हमारी और कौम की बड़ी बदकिस्मती होगी। और ऐसे आलम में इमरान खान को वक्त मिला है जबकि सारी अपोजिशन जो है वो एक मसले से गुजर रही है और सारे अदारे और फ़ौज की उसको हमायत हासिल है। इसके बावजूद अगर हम डिलीवर ना कर पाए तो मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती होगी, हमें डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन हमने ये भी देखा है कि एक तासुर ये मिलता है कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट खान साहब के साथ है। अब खान साहब की सर जब एक तरफ अगर नहीं, मैं बुराई सही की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आगे इस्टेब्लिशमेंट देखती है कि उस तरह के नताइज नहीं आ रहे, तो क्या हम ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक सेटअप या कैबिनेट में तब्दीलियाँ देख रहे हैं? क्या बुज़दार साहब की जगह कोई और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का अलीम खान साहब हो जाए, कोई और हो जाए, तो हम कोई चेंजेस इवन विद इन PTI देख रहे हैं सर? मैं पंजाब की सियासत नहीं करता, बल्कि मैं लाहौर में बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं खुद अभी तक चीफ मिनिस्टर को नहीं मिल सका, अगले हफ्ते मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। राइट सर, चीफ मिनिस्टर के बारे में तो कहा जाता है कि वो सादा तरीन इंसान है, किसी से भी मिल लेते हैं। आप तो 8 टाइम 10 टाइम मिनिस्टर हैं, अभी करंट मिनिस्टर हैं, आप शेख रशीद अहमद हैं। बुज़दार साहब को कौन जानता था 3 महीने पहले? तो वो आपसे भी नहीं मिल रहे? नहीं, मैंने अभी, मुझे गया ही नहीं मिलने के लिए। अच्छा, कोशिश नहीं की आपने। एक परसेप्शन होता है कि नया पाकिस्तान एक हदफ है, एक वो चीज़ है कि हमने जो जिस तरह से यहाँ चीज़ें होती थी उनको बदलना है, जिसमें से इसलिए एहतसाब भी ज़रूरी है वगैरह। लेकिन ये चीज़ें बदलना, बदल के रहेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं बदल सके तो जाहिर है फिर हम नाकाम होंगे ना। हमें इतनी अकल होनी चाहिए कि लोगों ने हमें तब्दीली के लिए वोट दिए हैं, और जो लोग हमें तब्दीली के लिए वोट दे सकते हैं उनका हम पे इखलाकी फर्ज है कि हम उनको डिलीवर करें। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। सारी वजारतों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, नहीं, लेकिन आप ये इस पे तबसरा जरूर कर सकते हैं। मुझे खिला रहा है, मैं वहां जिम्मेदार। आप इस पे तबसरा जरूर कर सकते हैं। मैंने अर्ज कर दी ना कि लोगों ने हमें तब्दीली के लिए वोट दिए हैं। सब परसेप्शन की बात कर रहा हूं। ना ला सके तो कौम मायूस हो। अगर बिलीव करना है, अगर मैंने बिलीव करना है कि यहाँ तब्दीली आनी है, तो मैंने ऐसे लोग देखने हैं जो मैं समझूं कि उनमें ये दबंग है, उनमें ये दम है कि वो तब्दीली ला सके। क्या बुज़दार साहब जैसे लोग इंस्पायर करेंगे वो चेंज के, ये तब्दीली लाएंगे? जो सरदार हैं, जो बिजली नहीं थी, जिस गांव से वहाँ से आए हैं वहाँ बिजली नहीं ला सके, तो ये तब्दीली क्या लाएंगे? ये सवाल उठता है। ठीक है, सादा हैं, अच्छे आदमी होंगे, करप्ट भी नहीं है, तब्दीली तो लानी है ना। लेकिन देखें, लोग भाई कोशिश कर रहे हैं सारे तब्दीली के लिए, दुआ करें तब्दीली ले ना ले आए तो फिर हमारी बदनसीबी होगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और क्या मैं आपसे। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल है, आप अपना मुस्तकबिल की अगर आप बात कर सकें। हमने पहले ये समझा था आप शायद डिफेंस मिनिस्टर भी बन जाएंगे, आप और आपको मिनिस्टर, आप रेलवे जो आपका एक ब्रेड एंड बटर है, आप उसमें तो आ गए। क्या रेलवे के आगे भी सर ये ट्रेन जानी है? आपका सियासी मुस्तकबिल जो है वो आपको नज़र आता है कि इस मिनिस्ट्री के आगे भी कुछ है? मैं इमरान खान के साथ हूँ और इंशाल्लाह मेरा सियासी मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा जिस तरह मेहनत कर रहा है, जितनी उसमें सलाहियतें हैं,
उसको हमें फुल फ्लैश सपोर्ट करनी चाहिए। अभी हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन कौम अभी मायूस नहीं हुई हमसे, कौम की हमसे तोक़े है और हमें उस तोक़े को पूरा करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। तो सर आखिरी बस एक हदफ, एक टाइम पीरियड बस दे दें सर, क्या साल के बाद फिर पूछूं? अब आपसे कब पूछूं सर ये मैं कि चलें अभी तक नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, अभी भी बिल्कुल एतमाद है लोगों का, तो 100 दिन ना सही, 30 दिसंबर को। चलें, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब की पेशन गोई जो है वो आइंदा के हवाले से और उनका तबसरा पाकिस्तान की आज की लीडरशिप के हवाले से और आगे उनका वादा कि 1 साल में ये नया पाकिस्तान बनता नज़र आएगा, इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे आप कह सकते हैं, आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे भी तबसरा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जुम्मे की रात 8:05 पे फिर मिलेंगे।